हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोई किसी भी कंडक्टर में चार्जेस जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री होते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस की तरफ जो फोर्स होता है उसे ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और जो कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल के अंदर फ्री स्पेस होता है वहाँ पे वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो एटम होता है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आज हम देखेंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हमने अब तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर चुके थे और हमने एटम पे भी कोई ना कोई चार्ज लिए थे। अब हम देखेंगे क्या कंडक्टर के अंदर चार्जेस कैसे आते हैं, कैसे चार्जेस मूव होते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया। बट अब हम ये देखेंगे कि ये चार्जेस मूव कैसे करते हैं, और चार्जेस ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे मूव करते हैं, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मूव करते हैं। हमें ये दोनों चीज़ें हमें ही समझनी है। और आजकल हमें बेसिकली पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, चार्जेस के वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये पढ़ना है। उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन से पहले हमें कुछ समझना है। जैसे कि अगर मैं चार्जेस की बात करूं, जब कोई भी कंडक्टर जो होता है, जब उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फोर्स काम नहीं करता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था वो रैंडमली जिगजैग डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे कि हमारे पास एक फिगर दे रखी है। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं, तो देखिए ये फिगर दे रखी है एवरेज वेलोसिटी। ये देखिए, इसमें देखिए ये जो पर्पल कलर का है, ये जो पर्पल कलर से जो ये आपका ये जो शो हो रहा है, पर्पल कलर जो है, ये जो है इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। और एक चीज और देखिए, देखिए अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन अभी आप मान के चलिए, पहली कंडीशन ये मान के चलिए कि अभी इसमें कोई पोटेंशियल कनेक्ट नहीं हुआ हुआ। यहाँ पे मेरे टर्मिनल जरूर लगे हुए हैं इसमें, बट अभी आप मान के चलिए स्टार्टिंग में कभी कोई पोटेंशियल कनेक्ट नहीं है, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये पर्पल कलर के बने हुए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन आपके। ठीक है, और ये जो क्या है आपके? एटम। एटम थे बट उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका, तो क्या बन चुके थे? ये आयन बन चुके थे। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया आपको। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बन चुके हैं और इलेक्ट्रॉन पे तो होता है नेगेटिव चार्ज, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उससे क्या होता है कि कनेक्ट ना होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जैसे एग्जाम्पल मेरे पास एक फिगर और भी है इस डायरेक्शन, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। नीचे एक फिगर और भी है मेरे पास, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जैसे ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी हमने एटम नहीं लिया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिया। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो ये इस डायरेक्शन से ये रैंडमली गया, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। और बाकी के जो वो हैं आपके, बाकी के जो ये आइटम्स है इनके साथ कोलाइड भी करेगा, कॉलिजन भी होगा, मतलब पार्टिकल्स के बीच में आपस में कॉलिजन भी होगा, और मोमेंटम का भी ट्रांसफर होगा, सब कुछ होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन हमें समझने वाली चीज़ ये है कि ये पहले जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करी थी, याद रखिएगा, अभी तक कोई सेल कनेक्ट नहीं करा है, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, अभी सिर्फ सिंपल जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रूम टेम्परेचर पे भी, जो जिस टेम्परेचर में हम लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, इस दर भी कोई ना कोई रूम टेम्परेचर होता है। तो रूम टेम्परेचर पे भी कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होती है। वो कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी होती है। तो उस थर्मल एनर्जी से भी की वजह से भी इलेक्ट्रॉन हर वक्त मूव करते हैं। लेकिन जो मूव करते हैं वो जिगजैग डायरेक्शन में करते हैं, कभी इधर उधर, और आपस में इलेक्ट्रॉन्स मतलब टकराते भी हैं, सब काम होता है, बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाते। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव ना करने की वजह से, जिगजैग डायरेक्शन में मूव ना करने की वजह से इनका लगभग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है जीरो, जिसकी वजह से इनकी जो नेट वेलोसिटी होती है लगभग वो जीरो हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इस तरीके से। तो क्योंकि ये सब जिगजैग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी और एटम्स भी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कनेक्ट नहीं है, जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब तक ये रैंडमली मूव करेंगे। अगर मैं मान के चलूं, ठीक है, अगर मैंने मान लिया कोई कंडक्टर है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स हैं। कितने पार्टिकल्स हैं? एन पार्टिकल्स। तो मान लो उसमें एन पार्टिकल्स हैं, और उन एन पार्टिकल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, मैं फर्स्ट पार्टिकल ऐसे करते करते, अगर मैं एन पार्टिकल्स की एवरेज वेलोसिटी निकाली, मैंने एवरेज वेलोसिटी है ना, एन से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं जानता हूँ ये चीज़ जो आएगी जीरो आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जितने भी सारे पार्टिकल्स है, अगर मैं यू वन पार्टिकल को ले लूँ, अगर मैंने यू वन पार्टिकल लिए,
ये U2 पार्टी सेकंड पार्टिकल लिया, थर्ड पार्टिकल लिया, जब तक इनसे जो स्टार्टिंग में बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, तो ये मैंने बताया जिगजैग डायरेक्शन में मूव करते हैं इस तरीके से। तो इनका कोई ना कोई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो नहीं पाता, इनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो लगभग जीरो होता है, जिसकी वजह से इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले, जब वो थर्मल मोशन में है, जब किसी की वजह से थर्मल मोशन में है, तो उनकी थर्मल मोशन स्टार्टिंग, हम इसको इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है इनकी? जीरो है। हमें सारे जितने भी चार्ज पार्टिकल, उनकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज वो जो एवरेज वेलोसिटी या इनिशियल एवरेज वेलोसिटी सब इनकी जीरो है। अब देखते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है तो ऐसा क्या नया काम हो जाता है, तो वो चीज़ समझते हैं हम अच्छे से, कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या होता है कि ड्रिफ्ट, जैसे ये एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ दे रखा है, तो जैसे ही मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो इन पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ड्रिफ्ट लगता है, मतलब एक फोर्स लगता है। जैसे कि अगर मैं इस डायग्राम पे हूँ, आपने देखा होगा इसमें हर इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। क्यों लगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इस समझने के लिए इस तरीके से मान लीजिए, हमने इधर क्या करा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया और इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर दिया। या हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया और इधर नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया, मतलब बैटरी कनेक्ट कर दिया। अब इस तरीके से समझ लीजिए, मैंने इनकम्प्लीट डायग्राम बनाया, आप इसको इन पूरे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही मैंने एक बैटरी से कनेक्ट करा, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ तो ही भागेंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो कौन सा डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन था, इस वाला। ठीक है, इस डायरेक्शन की तरफ वो सबने मूव करना शुरू कर दिया। बट हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमने ये देखा कि अगर क्या कहते हैं, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन पे, इस वाले डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है ना। ये चीज समझ में आई हमारे, है ना। अब जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराई, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हुआ। इसी तरीके से जो हमारे जो पॉजिटिव आयंस होंगे, आप इनके बारे में तो कुछ बात ही नहीं हुई, इन पे इन पे अपोजिट डायरेक्शन में ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे। अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव यहाँ पे है भी, तो ये अगर ये वो है तो ये हमेशा इस डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा, है ना। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है भी, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए ये चीज। चलिए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये हम जानते हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हमें ये समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, अब मुझे, अगर मैं अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पाऊँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान समझिए, वर्ड समझेंगे ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल्स की किसी भी मटेरियल में, मटेरियल भी वर्ड यूज हो रहा है, किसी भी मटेरियल में जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो किसी भी मटेरियल में जो एवरेज वेलोसिटी होती है सारे चार्ज पार्टिकल्स की, मान लो मेरे पास 10 पार्टिकल्स है किसी मटेरियल में, हाइपोथेटिकल कंडीशन है, 10 पार्टिकल कभी नहीं होते हैं। किसी मटेरियल में अगर 10 पार्टिकल्स हैं, तो उन 10 पार्टिकल की सबकी अलग अलग वेलोसिटी निकाली और 10 से मैंने डिवाइड कर दिया। और एक वर्ड यूज है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस नहीं है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उनकी वेलोसिटी, क्योंकि मैंने पहले पहले बता दिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो उनकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। तो कोई भी वेलोसिटी हो जीरो होगी तो फिर तो डेफिनेशन को बनने का मकसद ही नहीं है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं किसी भी कंडक्टर पे, तो मैंने दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी पहले कंडक्टर है उसमें सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन मूव करना शुरू हुए, पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुए, सबकी कुछ ना कुछ जब एक डायरेक्शन मूव करने लगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी हुई। जब कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई उनके पास, तो हमने ये सीखा कि उनकी जो सारे पार्टिकल्स जितने भी एन पार्टिकल्स या इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल जितने भी थे,
उन सब पार्टिकल्स में कि जो एवरेज वेलोसिटी ली, उन सारे पार्टिकल्स को हमने ऐड करके, उन्हीं पार्टिकल्स से नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड करके जो वेलोसिटी आई उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन अ मटेरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो होती है, क्योंकि जिगजैग डायरेक्शन की वजह से उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी है तो यूनिट सिमिली सिंपल सी बात है कि मीटर पर सेकंड होगी, कोई नई चीज़ नहीं है। अब आते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, उस पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, और मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस डायरेक्शन मूव करते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी। मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब एक्सप्रेशन पे आते हैं। मैं जानता हूँ मैंने क्या करा, मैंने समझने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक पार्टिकल है तो सीधी सी बात है उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगी। एक इलेक्ट्रॉन है और मैं जानता हूँ एक इलेक्ट्रॉन है, और उसको मैंने पिछले यूनिट में पढ़ा है कि जब भी मुझे एक इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे मैं एक समझने के लिए समझा देता हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इसे किसी में इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं छोड़ देता हूँ तो मैं जानता हूँ इस पर फोर्स लगेगा। एक एक्सटर्नल फील्ड में मैं अभी पीछे सीख के आया हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड पे वो मतलब छोड़ देता हूँ तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा। किस डायरेक्शन में होगा वो एक अलग टॉपिक है, बट फोर्स अप्लाई जरूर होगा और वो मूव भी करेगा। तो वो फोर्स क्या होता था, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता था हम जानते थे, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता था अगर ये क्यू चार्ज है तो क्यू ई होता था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो देखिए यहाँ पे ये वही एफ इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे हमने एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो क्योंकि हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम याद रखिएगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने उसमें से अपने आसानी के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और उसके बाद हमने उस इलेक्ट्रॉन के लिए अपनी सारी कैलकुलेशंस करी। हमने ये इलेक्ट्रॉन लिया, हमने देखा इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा था क्योंकि एक्सटर्नल वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी आई कहाँ से, ये भी चीज़ समझने की है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आई, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अपनी बैटरी से कनेक्ट करा। अगर मैं इस कंडक्टर को एक क्या कह सकते हैं हम इसको, उससे कनेक्ट करते हैं बैटरी से या सेल से, तो उसकी वजह से जो डेवलप होगा वो। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं। शायद मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया इसको, हाँ तो मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं, अब सही है। चलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए अब समझने वाली चीज़ ये है कि जो आपके क्या कह सकते हैं हम, फोर्स जो लगा क्यू ई होता है ना, हमने लास्ट यूनिट में देखा था एफ इक्वल टू क्यू ई। एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, और क्योंकि कुछ ना कुछ मास भी है, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास भी है, तो मास होने की वजह से भी एक फोर्स लगेगा। हम जानते हैं कि अगर एफ इक्वल टू क्यू ई है और मास की वजह से फोर्स लगता है एम ए, मास इंटू एक्सलेरेशन, तो एम, अगर ये क्यू ई, क्यू की जगह हम इलेक्ट्रॉन रख दें और ए जो है एक्सलेशन है, तो ए इक्वल टू स्मॉल ई अपॉन इंटू कैपिटल ई अपॉन है। अब यहाँ पे एक माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन क्यों आ रहा है, माइनस साइन इसलिए आता है यहाँ पे क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे दो माइनस साइन आ रहे हैं, गलत है वो ये है माइनस साइन। ये नेगेटिव साइन आने के पीछे वजह होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन की में। ठीक है, मोशन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ही हम नेगेटिव साइन देते हैं यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ए इक्वल टू एफ अपॉन एम, अब ये तो चीज़ समझ में आ गई हमारे कि हमने इस तरीके से, अभी हम डेरिवेशन को बहुत समझ समझ के करेंगे उसमें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रॉन पे आ गए हम, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझने वाली चीज़ ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है, और अभी अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हमने लगा कनेक्ट कर दी है तो कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। बट ऐसा नहीं है कि जब क्या कहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बावजूद भी वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स और जो आपके बाकी के चार्जेस होते हैं वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं आपस में। इस तरह के दो पार्टिकल हैं तो आपस में आएंगे, टकराएंगे एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रास्ता साफ होता है। तो अब सीधे सी बात है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इधर समझने के लिए थोड़ा सा इसको इधर समझूं, तो मान लीजिए
अगर कोई इस तरीके से दो इस तरीके से कंडक्टर है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस तरीके से कोई ये मूव कर रहा है, और उसको मैं समझा दूँ इस तरीके से, ठीक है, और ये इस तरीके से, और ये हमारा है, तो मैं जानता हूँ ये इससे टकराया, फिर मान लीजिए इससे टकराया, तो जब ये इससे कोलाइड कर रहा है, जब से ये टकरा रहा है, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं जब इन पे हर वक्त एक्स्ट्रा क्या कहते हैं आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है हर वक्त काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि जब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये इससे भी कोलाइड करेगा और भी पार्टिकल से कोलिजन करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जब दो कोलिजन के बीच, जब दो पार्टिकल से कोलिजन के बीच में कोई भी दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है, मान लीजिए आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये पहले इस पार्टिकल से टकराया, फिर आगे वाले थोड़े पार्टिकल से टकराया, इससे टकराया, फिर उससे टकराया, मान लीजिए दे दिया हमने इस तरीके से। पहले इससे टकराया, इससे, फिर इससे टकराया, और हमने क्या चेक करा कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम था वो हमने चेक कर लिया कि वो टी या टाउ, यहाँ पे कुछ बुक में टी होता है, कुछ बुक में टाउ होता है, वो हमने नोट कर लिया कि दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो टाउ है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉलिजन के बीच में ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी। ठीक है, कॉलिजन के टाइम तो वो कॉलिजन का इफेक्ट शो होगा उसके ऊपर। तो हमने क्या चेक करा, हमने क्या कॉलिजन के हमने कोई दो कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन के बीच में, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसी पार्टिकल इसी टाइम के बीच में ही आपका इलेक्ट्रॉन रिलैक्स, एक तरीके से हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, रिलैक्स है, बाकी में तो वो कॉलिजन टकरा रहा है आपस में, ठीक है, वो दूसरे पार्टिकल के फोर्स का इफेक्ट शो हो रहा है उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं कि दो पार्टिकल, सीधी सी बात है, कोलिजन हो रहा है, कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन हो रहा है लगातार, इलेक्ट्रॉन किसी कभी किसी पार्टिकल से टकराया, कभी किसी पार्टिकल से टकराएगा, तो हमने दो कोई आगे पीछे वाले कोलिजन ले लिए, कभी ये टकराया था, थोड़ी देर बाद फिर किसी और से टकराया, तो हमने उनके बीच का टाइम देख लिया, उसको नाम रखा हमने टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और सब पार्टिकल्स का हमने नोट करा, ठीक है। और जब हमने देखा तो हमने देखा एन पार्टिकल्स का इस तरीके से हम नोट करा, टाउ वन मतलब T1 T2 का, इसको हम T1 T2 बोलते हैं इस तरीके से, और हमने उसका एवरेज निकाला, ठीक है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि इस तरीके से हमने ये इसका एवरेज निकाल के उसको हमने टाउ से, ठीक है, डिनोट कर दिया। अब आते हैं इस पे, हम जानते हैं अगर कोई पार्टिकल है उसकी इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, और फाइनल में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है ना। v फाइनल वेलोसिटी होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो हमने क्या करा, हमने वही करा यहाँ पे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ चुकी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराने का मतलब है कई सारे चार्ज पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस कराने का मतलब ये है कि वहां पे अब जो वेलोसिटी की बात होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात होगी। तो यही वजह है कि यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी में इन्होंने क्या करा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ली। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या क्या होती है आप जानते हैं अच्छे से, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखा था कि सारे चार्ज पार्टिकल जैसे v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू एन, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी निकाली एन से डिवाइड कर कर, और फिर हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। और हमने अब क्या करा, देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो कोई एक पार्टिकल लिया मैंने v1, तो उसका जो वो आया, उस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले वाली, पहले उस पर कुछ ना कुछ क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ एक्सलेशन हुआ होगा, और ए टाउ वन इस तरीके से, यह आपकी उस पर फाइनल वेलोसिटी आई कि उसमें कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी, और फिर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कुछ ना कुछ एक्सलेशन हुआ, एक्सलेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी हुई, सीधी सी बात है, वेलोसिटी में चेंज आया था, स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो थी, बाद में कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई, ठीक है, और टाउ वन यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक है। तो ये v1 u1 प्लस ए टाउ वन, इस तरीके से दूसरा पार्टिकल होगा v2 u2 इक्वल टू ए टाउ टू, सबका टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाइम होगा अलग अलग होगा, इनिशियल वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, हमने ले ली इस तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इस इधर v1 v2 v3 की जगह हमने यहाँ इस तरीके से पुट करी, जैसे v1 की जगह मैंने पुट करा, इस v1 की जगह मैं बता रहा हूँ, इस v1 की जगह पुट करा मैंने u1 प्लस ए टाउ वन, फिर u2 की जगह मैंने क्या पुट करा, u2 प्लस ए टाउ टू, ठीक, इस तरीके से v u3 चलता रहेगा अपॉन, ठीक है, एन। इसमें मैंने क्या करा, u1 u2 सबको सब साथ में कर लिया, u2 प्लस u3, जैसे इन्होंने यहाँ पे करा यू सबको साथ में कर लिया, और बाकी का ये जो इसमें यह वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट जो था ये और ये, इस सब में एक कॉमन लेके
बाहर निकाल दिया इस तरीके से। और हम जानते हैं कि इनको अगर हम अलग अलग लें, इस पार्ट हम जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये हम कह सकते हैं एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है, जो किस वजह से होती थी, थर्मल एनर्जी की वजह से होती थी। तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो होती है, जो कि यहाँ पे हमने लिख दी। और ये ए टाउ वन जो है आपका, ये क्या होता है, इसको मैंने अभी इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहा था, जो कि क्या होता है, मैंने यहाँ पे टाउ इसको कंसिडर कर ही लिया था। तो वीडी कितना है, 0 + ए टाउ। ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ए टाउ, और यहाँ पे हमने देखा था एक्सलेशन की वैल्यू हमने यहाँ थोड़ी पहले देर पहले निकाली ही है, क्या होती थी, क्यू ई अपन एम। क्यू मतलब जो भी चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो हमने ई ले लिया है, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट करी, और ये हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये आपका एक्सप्रेशन हो गया इस तरीके से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या वेलोसिटी है, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझें, अगर मैं एक लाइन में जितना मैंने पढ़ाया है उसको समराइज करना चाहूँ, तो मैंने ये सीखा है, कंडक्टर था, उसके अंदर चार्जेस थे। चार्ज कैसे आए हमने समझा, इलेक्ट्रॉन जो थे थर्मल एनर्जी की वजह से क्या कहते हैं, फ्री हो गए वो इलेक्ट्रॉन। और उसके अंदर दो तरह के चार्जेस फॉर्म हुए, एक नेगेटिव चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्जेस। जो आपके नेगेटिव चार्जेस जो कि इलेक्ट्रॉन्स थे, और जो पॉजिटिव चार्जेस थे, वो क्योंकि जिगजैग डायरेक्शन मूव कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, उन उस केस में उनकी जो एवरेज वेलोसिटी या टोटल वेलोसिटी थी वो जीरो थी। लेकिन जैसे ही हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करी, उनका कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, और जिसकी वजह से फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करने की वजह से उनकी कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। और उन्हीं की उन सारे पार्टिकल्स की जो एवरेज वेलोसिटी थी इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट करने के बाद, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ गया। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, के एक छोटे से एक्सप्रेशन पे। अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ एक्सप्रेशन निकालना चाहें, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ, क्योंकि करंट हमने लास्ट टाइम में भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था, करंट कितना इंपॉर्टेंट है। एक कंडक्टर ले रखा है हमने यहाँ पे इस तरीके से, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, कोई वायर भी समझ है, और इससे हमने क्या करा, हमने इससे बैटरी कनेक्ट करके रखी, और हमने समझने के लिए क्या करा, क्योंकि हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, तो हमने क्या करा, इस कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन जो था, इतना बड़ा पार्ट, जिसकी जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एक्स मान ली हमने। ठीक है, ये एक्स, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये आपकी बैटरी है। तो मैंने क्या करा, इसमें इतने पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में, इतने हिस्से में मैंने क्या करा है, मैंने इस हिस्से का जो मतलब कह सकते हैं हम, लेट द, पहली बात तो मैंने कंसिडर करा एन जो है यहाँ पे, मैंने कि वो चीज़ डिफाइन करी एन, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लीजिए कोई इतने पार्ट में, अगर मैं इतने पार्ट की बात करूँ, सिर्फ इतने पार्ट की, इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन है, और इसका वॉल्यूम जो है वो वी है, तो यही स्मॉल एन है। ठीक है, स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पर यूनिट मतलब इतने इतने पर्टिकुलर वॉल्यूम में, इतने वॉल्यूम में, अगर ये छोटा सा वॉल्यूम है कोई, ठीक है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मैंने इतना पर्टिकुलर वॉल्यूम को पहले नाप लिया कि 10 सेंटीमीटर क्यूब है या 8 सेंटीमीटर क्यूब है, और फिर उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मैंने हल्के हल्के गिन लिए। मैं जानता हूँ ये पॉसिबल नहीं है, बट समझने के लिए समझ सकते हैं कि अगर मैंने इतना वॉल्यूम नापा कि इतना है, ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, जो भी है, 10 है, 20, 30, इस तरीके से भी है, और मैंने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें नाप लिया, और दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, तो वो जो आएगा वो आएगा नंबर ऑफ फ्री, कह सकते हैं हम, इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल देते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल है। अब मैं ये बात भी जानता हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, ये एरिया इनटू हाइट, ये कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो हमने एन, यहाँ पे वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि यहाँ पे ए है, इनटू एक्स, ठीक है, लेंथ इक्वल टू एन। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं एन की वैल्यू निकालूं, तो एन ए एक्स, और ये ध्यान से देखिए, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है फर्स्ट लाइन में, है ना, कहाँ से आई आप समझ में आ गया होगा आपको ये। अब हम जानते हैं किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो होता है क्यू ई एन। ये क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ, क्यू का मतलब होता है टोटल चार्ज, और एन का मतलब होता है आपका, एन का मतलब मैंने बता चुका, एन का मतलब मैंने यहाँ पे बताया भी था, टोटल नंबर ऑफ, जो भी है आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बेसिकली। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझिए, जैसे क्यू है आपका टोटल चार्ज,
और n जो है आपका वो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और स्मॉल ई है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी में, मान लीजिए एक बॉडी है इस तरीके की, कोई बॉडी मान लीजिए, एक मेरे पास एक बॉडी पड़ी है, ये बॉडी इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है, ये अडेप्टर है किसी चार्जर का, तो ये एक बॉडी है, इसके अंदर मैंने क्या मान के चला, इसमें मैंने माना कि 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। और मैं आपसे, कोई मुझसे पूछे भाई इसमें बताओ टोटल चार्ज कितना है, मैंने इसके अंदर, मुझे पता है पहले से कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और मुझसे किसी ने पूछा है चार्ज, मुझसे उसने ये नहीं पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, उसने मुझसे पूछा चार्ज कितना है इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, 10 इलेक्ट्रॉन की 10 की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो मुझे टोटल चार्ज आ जाएगा, पता चल जाएगा इसका। तो इन्होंने भी तो यही करा है, टोटल चार्ज निकालने के लिए, टोटल चार्ज क्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक चार्ज के, एक इलेक्ट्रॉन के जो भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम जो भी होता है, उससे इन्होंने मल्टीप्लाई करा दी, तो टोटल चार्ज आ जाएगा इसका, जैसे इसका आएगा वैसे इसका आ जाएगा। तो अब इधर देखते हैं, अब देखिए Q इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन पाए Q इक्वल टू एन ई, और एन हम जानते हैं क्या होता है, एन के ऊपर वैल्यू हमने निकाली है, एन ए एक्स ई आ गया, ठीक है। हम जानते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सबसे बेसिक सा 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं फॉर्मूला, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, एन ए एक्स ई अपॉन टी, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से कि जो आपका एक्स अपॉन टी होता है वो क्या होता है, ये एक्स मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये वेलोसिटी होती है, और इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया वी डी, ठीक, इस तरीके से। तो इसको हम अगर तमीज से थोड़ा सा लिख लें इज्जत के साथ, तो इस तरीके से हो सकता है आई इक्वल टू एन ए ई वी डी, इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ नवे टाइप का बन जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। ये बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आपके करंट के बीच में एक रिलेशन था छोटा सा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।